ये वाला वीडियो लेक्चर होने वाला है सीएस ब्रांच के लिए। एप्टीट्यूड जो 2018 में पूछा गया था वो मैं गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो गेट सीएस 2018 है। हालांकि ये हेल्पफुल सारे ही ब्रांच के लिए बच्चों को होने वाला है। मैं बेसिकली इस सीएस ब्रांच को लेकर इसलिए चल रहा हूँ, रीजन है कि किसी एक ब्रांच को पहले पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी ब्रांच में अपन धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन एप्टी तो सारे ब्रांच के लिए एप्टी होता है ना, तो सारे ब्रांच के लिए हेल्पफुल है, लेकिन मैंने सीएस का पेपर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, गेट में सीएस ब्रांच का जो पेपर है उसे डिस्कस करूंगा मैं अभी 2018। चलो सुनते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। जनरल एप्टीट्यूड, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, और फिर उसके बाद सीक्वेंस बना कर दे दिया। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका ना मिसिंग नंबर क्या होने वाला है। ठीक है भाई, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमें ना पैटर्न क्रैक करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि सामने वाले ने क्या करके 2 का 12 बनाया होगा। तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि 2 6 जा मैं कर दूं, 2 6 जा 12। एग्री? अब जरा बात को समझो, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आया होगा कि सर आप 2 × 6 क्यों कर रहे हो, आप 2 + 10 करोगे तभी तो 12 आएगा ना। तो ऐसे थॉट रहते हैं बच्चों के दिमाग में, तो मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता चला कि मेरे को इंटू ही करना है, उसमें प्लस नहीं करना है, या फिर प्लस ही करना है, इंटू नहीं करना, मुझे कैसे पता चलेगा, उसका जवाब देने वाला हूँ। देखो मैंने क्या नोटिस किया था पता है, मैंने नोटिस किया था ये जो सीरीज है ना ये इंक्रीजिंग सीरीज है। 2 के बाद 12, 12 के बाद 60, 60 के 240, मतलब ये है कि जो नंबर है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्योंकि नंबर ना बड़ा होते जा रहा है, तो इसका मतलब या तो कुछ ऐड किया होगा या तो कुछ इनटू किया होगा। ये मैंने ऐसे मन से डिसाइड किया। अगर नंबर कम होता तो कुछ माइनस किया है या कुछ डिवाइड किया है। नंबर बढ़ रहा है मतलब कुछ ऐड किया है या कुछ इनटू किया है। तो मैंने और आगे गया तो मैंने क्या ध्यान दिया पता है, मैंने देखा कि 60 से 240 भी बनता है, 240 से 720 भी बनता है। मतलब 60 to 240 का जंप कुछ ऐड करके तो नहीं आ सकता, जंप बहुत बड़ा है ना। 60 to 240 के बीच का 180 नंबर का जंप है। 180 नंबर का जंप ऐड करके आएगा क्या, तुम खुद बताओ। सीनियर समझ, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि अगर लगातार बढ़ा तो या तो प्लस या तो इनटू। बड़ा बड़ा जंप लिया मतलब पक्का प्लस नहीं, सिर्फ इनटू। मैं ऐसे सोचता हूं। ठीक है, तो 12 से 60 में जाने के लिए इंटू 5, 60 से 240 जाने के लिए इंटू 4, इंटू 3। एग्री? तो अब 720 से डबल करूंगा तो आएगा 1440। अब हिसाब से 6 5 4 3 2, तो इंटू 1 होना चाहिए, इंटू 1 करूंगा तो फिर से आ जाएगा 1440। और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। सीरीज का क्वेश्चन था, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बनाने वाला क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो बच्चों लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं इस वाले वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 पर। गेट 2018 सीएस ब्रांच जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 2। सुनते जाना, मैं एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करना, आपको हेल्प करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड ईदर बाय 20 और 42 और 76 leaves the remainder 7 in each case। अब ना ये एकदम ना मेरा क्लासरूम में करवाया हुआ ही क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ गया था। जो बच्चे लोग रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं, किए होंगे कभी मुझसे, तो उन्हें पता होगा कि ये पूरा क्वेश्चन मेरा क्लास में लिया हुआ क्वेश्चन है। डेटा आगे पीछे हो सकता है लेकिन कंसेप्ट और लाइन सबको सेम, रिमाइंडर 7 ही लिख के मैं करवाता हूँ। खैर, अभी मैं इस वाले क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा कंसेप्ट से सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो पहले एक बार कंसेप्ट डिलीवर कर देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, पहले इतना से समझिए। लिख रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग ना वैसे एक ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। वो ट्रिक क्या है वो आपको बता देते हैं। तो पहले ना आपको ये समझना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कि इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, पहले आपको ये समझना पड़ता है। तो हम ये अप्रोच करते हैं कि ना एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो एल वर्ड है ये कन्वे करता है लीस्ट वाले टर्म को। ठीक है, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो एच वर्ड है ये हाईएस्ट वाले टर्म को कन्वे करता है। तो ये बात मानते हो, जो लीस्ट है वो सिनोनिम है इस स्मॉलेस्ट का। एग्री करते हो आप? तो क्योंकि स्मॉलेस्ट और लीस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, तो इसलिए हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या निकाल कर देना था, एलसीएम निकाल कर देना था।
नहीं तो आप ऐसे जनरल भाषा में रीड करते तो भी अगर आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा था तो समझ सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल मैंने ये वाली ट्रिक बता दी तो आपको दिमाग में मतलब आगे कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे सुनते हैं। अब क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, इसका मतलब मेरे को एलसीएम निकाल कर देना है, तो मुझे एलसीएम किसका इसका निकालना है जिससे से वो डिवाइड होता है। डिवाइड होता है वो दरअसल 20, 42 और 76, मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या अप्रोच होता है, हालांकि आपने स्कूल टाइम में सीख रखा होगा, मैं एक अप्रोच यहाँ भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी टाइप के अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं ना, सबको फैक्टराइज करना होता है। जैसे 20 लिखा हो तो 20 को फैक्टराइज करूंगा, उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा, तो कैसे देखिए 5 चौके 20, तो 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, चल सकता है ना, ठीक है। 42 को मैं लिख रहा हूँ 7 6 या 42, 7 6 या 42, तो 6 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7, चलेगा, यहाँ तक कंफर्टेबल बनो। 76 को मैं लिख रहा हूँ 19 4 या 76, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 19। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर गिवन हो ना बच्चे लोग, सबको फैक्टराइज कर लिया करो, ठीक है। तो मैंने सबको फैक्टराइज कर लिया। अब जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर गिवन थे सबको यूज कर लो। जैसे यहाँ पर इन सब में एक तो मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, एक 5 दिखाई दे रहा है ना, फिर मेरे को 3 भी दिखाई दे रहा है, फिर मेरे को 7 भी दिखाई दे रहा है, फिर मेरे को 19 भी दिखाई दे रहा है। अब क्या करना कि जो जो अलग अलग टाइप के नंबर थे सबको लिख लेने के बाद सबकी बड़ी बड़ी पावर ले लो। 2 की इन सब में बड़ी पावर कितनी है, स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। 5 1 है, 3 1 है, 7 1 है, 19 1 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपन को इन सभी को इंटू करना है। तो जैसे मैं इन सभी को इंटू करता हूं तो ये मिलता है मेरे को 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, तो ये मिलेगा मेरे को 7980, ये मिल रहा है मुझे 7980। अब जरा बात को समझना, इंटू करने के बाद कैल्सी मिलेगा ना, परेशान मत होना, नहीं लगेगी सर अपना कैल्सी चला लिया हमको नहीं मिल रहा है, मिलेगा आपको भी, गेट एग्जाम में कैल्सी मिलता है। तो 7980 इंटू करने से आ गया। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि 7980 इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। आगे बात समझ में, मतलब 7980 वो नंबर है जो 20 से भी कट जाता है, 42 से भी कट जाता है और 76 से भी कट जाता है। मतलब अगर आप 7980 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो डिविजिबल होगा, 7980 डिवाइडेड बाय 42 करोगे तो उससे भी डिविजिबल होगा, 7920 डिवाइडेड 76 करो तो उससे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि उनका कॉमन मल्टीपल है ना ये। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं कि किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। हाँ 7920 7980 इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, लेकिन बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जब हम डिवाइड करने निकले तो रिमाइंडर भी बचना चाहिए 7। अब मेरे को क्या पता चल गया कि 7980 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना। तो अगर मैंने जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था इन तीनों से उसमें 7 अगर बढ़ा दिया, 7987 कर दिया, 7 अगर मैंने बढ़ा दिया, 7987 अगर कर दिया, तो 7987 वो नंबर होगा जिसको मैं 12 से डिवाइड 20 से जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा, ये वाले 20 से जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो क्या होगा, अब एग्जैक्टली कट नहीं पाएगा। ये एग्जैक्टली कट जाता था, अब मैंने 7 बढ़ा दिया है तो क्या होगा कि एग्जैक्टली कट नहीं पाएगा, रिमाइंडर 7 रिलीज कर देगा। सीना है समझ। वैसे जब मैं 42 से डिवाइड करने जाऊंगा तो 7980 42 से एग्जैक्टली कट जाता था, लेकिन ये कट नहीं पाएगा, क्या बचा देगा, 7 बचा देगा। तो मेरे पास 7987 वो नंबर मिला जो 20 42 और 76 से डिवाइड करने के बाद 7 भी रिमाइंडर रिलीज करता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ना वो था ऑप्शन नंबर सी। इत्मीनान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एससीएफ एलसीएम टॉपिक का क्वेश्चन था, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चे लोग, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, गेट 2018 सीएस ब्रांच जनरल एप्टीट्यूड, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा ख्याल करना। इंग्लिश का क्वेश्चन है, दिखाई दे दिया होगा। हाँ तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम वेयर आर दे ब्रिंगिंग देयर बुक्स, डैश ब्रिंगिंग डैश बुक्स फ्रॉम डैश। बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भर दो। अब आपको ना ये सब की ना पहले मीनिंग समझ में आनी चाहिए। जब इन सब की आप मीनिंग समझ लोगे ना तब वो ऑप्शन को आप खुद ही फुलफिल कर लोगे। मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, इतना समझिए। ये वाला जो देयर है ना, यहाँ लिख देता हूँ,
THEIR, ठीक है। ये वाला जो देयर है ना, ये ना पोजेसिवनेस लेकर आता है, मतलब कि अधिकार लेकर आता है। तो अपनी या उनकी, जैसे कहते हैं ये अपनी चीज है, ये उनकी चीज है, ये वाला टर्म अपन देयर से कन्वे करते हैं। ये उन लोगों का सामान है, देयर से कन्वे करते हैं। तो सामान पर उन लोगों का अधिकार है, तो THEIR पोजेसिवनेस अधिकार लेकर आता है, ठीक है। फिर लिखा है THEY अपॉस्ट्रोफी RE। ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये एक्रोनिम फॉर्म, मतलब छोटा रूप है किसका? दे आर का। ये दे आर का छोटा रूप है ना, ठीक है। हम लोग इस वाली चीज जानते हैं। अपन आई एम कैसे लिखते हैं? आई एम अपन ऐसे लिखते हैं ना, तो ये उसी टाइप का है, आई एम ऐसा, ठीक है। फिर इसका लिखा हुआ है देयर, THERE। इसका सेंस होता है वहां, मतलब ये ना प्लेस को बताने के लिए यूज होता है। कोई ऐसी चीज जो वहां है तो हम उसको कैसे बोलते हैं? गो देयर, वहां जाओ। तो वो प्लेस बताने के लिए ये THERE यूज होता है। तो मैंने ये तीनों आपको समझा दिया। अब यहाँ पर इसका यूज करके देखते हैं। किसी ने कहा फ्रॉम वेयर आर दे ब्रिंगिंग देयर बुक्स। इस सेंस का मतलब ये था कि कहां से वो लोग अपनी किताबें लेकर आ रहे हैं। तो कोई जवाब देता है they are bringing their books, अपनी किताबें, अधिकार बताने के लिए, फ्रॉम देयर, वहां से ला रहे हैं। ये कहीं लिखा हुआ है तो आपका आंसर है। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। देखो जरा, कोई कष्ट है तो मेरे को बताओ। बहुत ही नॉमिनल सी इंग्लिश थी भाई, एकदम बेसिक इंग्लिश। मतलब गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो 100% स्कोरिंग क्वेश्चन था। आराम से देखो, कोई दिक्कत है तो पूछना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों लोग, क्वेश्चन 4 पर आगे दोबारा से आपके लिए इंग्लिश लिखा हुआ है, बहुत इत्मीनान से समझना। क्या लिखा हुआ है? A dash investigation can sometimes yield new facts, but typically organized ones are more successful. अब देखो जरा, ये जो but होता है ना, ये but टर्म क्या कन्वे करता है? जरा इस वाली बात को समझना। ये जो but टर्म है ना, अगर मान लिया but के पहले कोई पॉजिटिव बात लिखी होगी ना, तो आगे जाकर वो निगेटिव हो जाती है। या फिर उल्टा बोल दियो, लिख उल्टा दियो। अगर निगेटिव लिखी होगी तो आगे जाकर पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव होती है ना तो आगे जाकर निगेटिव हो जाती है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बट है ना, वो सेंटेंस के टोन को चेंज करने का काम करता है। अगर मान लिया पहला वाला पार्ट है सेंटेंस का जो निगेटिव बात कहता है, तो बट लगाओगे तो आगे वाला सेंटेंस फिर पॉजिटिव बात कहेगा। अगर पहला वाला जो है पॉजिटिव कहता है तो बट लगाओ तो आगे वाला फिर निगेटिव बात कहेगा। यही बट का रोल है, ठीक है। अब समझना जरा, क्या लिखा हुआ है? बट टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड वंस आर मोर सक्सेसफुल। बोल रहा है कि लेकिन जो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड की होती है ना, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहती है, मतलब कैसा साउंड हो रहा है आपको? पॉजिटिव साउंड हो रहा है। मतलब मैंने ये वाली बात नोटिस कर ली कि बट के बाद वाला जो कंटेक्शन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छी चीज होती है, विच इज अ गुड थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बट के बाद वाला जो सेंटेंस है ना वो पॉजिटिव है। तो क्योंकि बट के बाद वाला जो सेंटेंस का पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि बट के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो पक्का निगेटिव होगा। मतलब ये हुआ कि मेरे को यहाँ पर एक निगेटिव टोन का वर्ड पुट आउट करना है। मेरे को यहाँ पर एक निगेटिव टोन का वर्ड पुट आउट करना है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा निगेटिव हो सकता है। सिस्टमेटिक, कोई चीज अगर सिस्टमेटिक हो तो निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। सिस्टमेटिक एक पॉजिटिव वर्ड होता है। कंसिस्टेंट, कोई चीज अगर लगातार चल रही है, एकदम एक अच्छे फ्लो पर है, तो वो निगेटिव वर्ड हो सकता है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। कंसिस्टेंट होना किसी चीज में अच्छी बात होती है। टाइमली, कोई चीज अगर समय पर पूरी हो रही है, ठीक है, बाद में पहले में थोड़ा सा शुरू करने में दिक्कत हुई, लेकिन बाद में अंत में देखा तो समय पर आके पूरी हो गई, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। मींडरिंग का मतलब होता है घुमावदार होना, कोई चीज जो सीधी नहीं है, इधर उधर कंफ्यूज्ड है, तो ये एक निगेटिव वर्ड होता है। दिस इज अ निगेटिव टोन वर्ड, और मेरे को निगेटिव वर्ड ही चाहिए था, तो इसका आंसर था ए। पता चला तुम्हें? तुम नोटिस किए मेरे को ना, अगर मान लिया मेंटरिंग की मीनिंग भी नहीं पता होती ना, उसके बाद भी ना मैं इसका आंसर सही टिक लेता, अगर मेरे को सिर्फ इतना ही अंदाजा लगाना आता तो। क्योंकि मेरे को टाइमली, कंसिस्टेंट और सिस्टमेटिक की मीनिंग तो पता थी ना,
इतना तो मैं इंग्लिश जानता हूँ कि वो तीनों जो है पॉजिटिव है और मेरे को एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो जो बचा वही मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इतना जरा सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सुनते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डी। ठीक है भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एट इट्स डायमीटर। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास ना एक स्क्वायर है जिसका एरिया है अपने पास डी। ठीक है भाई, ये रहा स्क्वायर, थोड़ा स्क्वायर टाइप भी दिखना चाहिए, तो स्क्वायर टाइप इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो स्क्वायर जिसका एरिया ना मुझे डी गिवन है, एरिया मुझे डी गिवन है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया तो इतना तो आता है ना हम लोग को समझ में कि इसमें भी कष्ट हो जाता है। तो साइड जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा रूट डी। बोलो कष्ट हुआ कोई? तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे साइड पता चल गई है रूट डी। यहां तक कंफर्टेबल है अपन लोग, आगे बढ़ जाओ। अब उसने क्या बोला कि उस सर्कल का एरिया बता दो विच हैज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एट इट्स डायमीटर। मतलब मेरे को इस स्क्वायर के डायगोनल की भी जरूरत पड़ेगी। डायगोनल क्या होता है जरा ये देख लो। डायगोनल होता है ये बीच वाली चीज, ये वाला व्हाइट कलर। तो मैंने अभी साइड निकाला है रूट डी, रूट डी, रूट डी, रूट डी। यहां तक कंफर्टेबल हो? तो अगर मेरे को डायगोनल निकालना है तो यहाँ पर मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इज d, ये भी हो जाएगा d, तो d प्लस d इज 2d। कंफर्टेबल? और यहाँ पर उसका अंडर रूट लेने जाऊंगा मैं, तो जो डायगोनल आएगा ना मेरे पास, डायगोनल आएगा ना 2d का अंडर रूट आएगा, तो वो आएगा यहाँ पर 2d का अंडर रूट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो बस डायगोनल आ गया है 2d का अंडर रूट। कंफर्टेबल? अब यही जो डायगोनल है ना वो डायमीटर बनेगा उस सर्कल का। तो इसका मतलब कि यही जो डायगोनल है वही होगा डायमीटर रूट 2d। डी के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, इस वाली बात का ध्यान देना आप। ठीक है, इसका मतलब रेडियस क्या होती होगी? हमने इस वाली बात को सीखा है कि डायमीटर का आधी होती है रेडियस। तो इसका मतलब कि रूट 2d का मेरे को आधा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर रूट में d/2 मेरे पास बचेगा। ये बात समझ जाते हो? रूट टू पर नीचे से कटा होगा तो रूट डी अपॉन रूट 2 बचा होगा, तो उसको d/2 का अंडर रूट लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे को सर्कल की रेडियस पता चल गई है विच इज रूट ऑफ d/2। अब सर्कल का मेरे को एरिया बताना है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। एग्री करते हो आप? पुट करूं डेटा आपके लिए मैं, तो जैसे पुट कर हो जाएगा पाई आर की वैल्यू है मेरे पास d/2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये ठीक है। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा पाई d/2। पाई d/2 दरअसल ये यहाँ पर एक डिवाइड वाला साइन आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है तो उसको माइंड नहीं करना है अपने को। ये होगा पाई d/2 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है पता चला? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सुपर डुएबल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में हमसे 100% बनना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं।